हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, सीरीज चल रही है रीट 2022 के लिए, जिसमें हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन। और ये इस सीरीज का चौथा वीडियो है। इससे पहले के 3 वीडियो आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उसे देखें। और आज का जो हमारा टॉपिक है, तो टॉपिक का नाम है दहेज प्रथा, यानी कि डाउरी सिस्टम। स्टडी हंगर्स का ऐप हो चुका है लॉन्च। तो अभी तक जिन साथियों ने इसको डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही प्ले स्टोर पर जाएं, जिसमें बहुत से ऐसे फीचर हैं जो एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो फ्री टेस्ट वाला सेक्शन है, यहाँ पर आप फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में जाकर टेस्ट भी दे सकते हैं और अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये चित्र आपके समक्ष है दहेज वाला। देखिए, यहाँ पर दुल्हन बैठी हुई है, रो रही है वो, और पीछे ये पैसे दिखाए गए हैं। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि ये समाज की एक बहुत ही बेकार कुप्रथा है। ठीक है, दहेज लेने वाला और दहेज देने वाला दोनों ही लोग अपराधी हैं। ठीक है, और दहेज को जो बढ़ावा देते हैं, दहेज देने में मीडिएटर जो बनते हैं, मध्यस्थ बनते हैं, वो भी अपराधी हैं। ठीक है, तो ये एक समाज की बहुत बुरी कुप्रथा है दहेज। ठीक है, तो दहेज की एक छोटी सी परिभाषा की अगर हम बात करें तो शादी विवाह के समय वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को जो पैसा या जो भी संपत्ति दी जाती है, वह क्या कहलाती है? दहेज कहलाती है। ठीक है, और तो दहेज मुक्त बनाना है भारत को। ठीक है, और ये दहेज मुक्त आप और हम सभी बना सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित लोग जो हैं वो ही दहेज को क्या कर रहे हैं? बढ़ावा दे रहे हैं। समाज की एक कुप्रथा है जिसकी वजह से न जाने कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक पर सीधा आते हैं और इससे रिलेटेड क्या सरकार ने नियम बनाए हैं, क्या कानून बनाए हैं इसको रोकने के लिए, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ? या कहें दहेज निषेध हो सकता है या प्रतिषेध, एक ही बात है। तो सबसे पहले तो इस दहेज को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने एक एक्ट लाई 1961 में। ठीक है, तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है दहेज निषेध या प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष में आया, तो वर्ष पूछ रहा है सिंगल, तो आप बता सकते हैं 1961। ठीक है, उसके अलावा पूछता है कि ये कब लागू हुआ, तो ऑप्शन है आपके पास 1 जून 1961, 1 जुलाई 1961, 12 जुलाई 1982, 22 अगस्त 1961। तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 लागू हुआ 1 जुलाई 1961 को। कब लागू हुआ? 1 जुलाई 1961 को, याद रखें। अगला है, दहेज निषेध अधिनियम का उल्लंघन करने पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? सरकार ने नियम तो बना दिए हैं, लेकिन अपने भारत में नियमों का पालन होता कहाँ है? लेकिन अगर बात करें कानूनी तरीके से, तो दहेज के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसको रोकने के लिए अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो कितने वर्ष की सजा की बात कही गई है? 2 वर्ष की सजा, 4 वर्ष की सजा, 5 वर्ष की सजा, इनमें से कोई नहीं। तो सरकार के द्वारा इसमें रखा गया है 5 वर्ष की सजा का प्रावधान रखा गया है। दहेज लेने वाला, दहेज देने वाला या दहेज के लेने देने में सहयोग करने वाला हर व्यक्ति अपराधी है, और ऐसे व्यक्ति को 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। ठीक है, याद रखें कितने वर्ष की सजा है? 5 वर्ष की सजा और जुर्माना 15,000 रुपए। दहेज के लिए हमारे जो भारतीय सिविल संहिता है, ठीक है, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड जिसे कहते हैं, 1860, इसमें भी कुछ प्रावधान बनाए गए हैं, तो इनको हम जान लेते हैं। जो धारा है, धारा 498A, डायरेक्ट एग्जाम में पूछी गई है और पूछी जाती है, याद रखें। धारा 498A, इसमें कहा गया है उत्पीड़न के लिए 3 वर्ष का प्रावधान। अगर जो बहू घर में आई है, जो लड़की ससुराल आई है, अगर उसका उत्पीड़न किया जाता है, उसको दहेज के लिए परेशान किया जाता है, उससे दहेज मांगा जाता है, तो ससुराल वालों को कितने वर्ष का प्रावधान है? 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। ठीक है, 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है यहाँ पर। अगला धारा 304B, धारा 304B क्या कहती है कि शादी हुई है किसी की, मान लीजिए आज शादी हुई, और शादी के 7 वर्षों के अंदर ही अगर लड़की की मृत्यु हो जाती है, बहू की डेथ हो जाती है, तो ससुराल वालों को कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। ठीक है, धारा 406, धारा 406 क्या कहती है कि तलाक हो जाता है। ठीक है, तलाक हो गया तो लड़की के पक्ष के द्वारा जो भी संपत्ति दी गई थी वर पक्ष को, उस वर पक्ष क्या करेगा? इस पूरी संपत्ति को बाकायदा लौटाएगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता है, उल्लंघन करता है उसका, तो उसे 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 धारा हैं।
धारा 498 ए क्या कहती है कि अगर जो वधू है उसका उत्पीड़न किया जाता है, उसको परेशान किया जाता है, दहेज मांगा जाता है, तो ऐसी स्थिति में 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। धारा 304 भी क्या कहती है, अगर शादी के 7 वर्षों के अंदर ही, शादी हुई है जब से 7 वर्षों के अंदर अगर लड़की की डेथ हो जाती है तो 7 वर्ष की सजा है ससुराल वालों को। और धारा 406 क्या कहती है कि तलाक हो गया तो लड़की के घर वालों ने जो भी पैसा दिया था, जो भी संपत्ति दी थी, वो बाकायदा लड़की के घर वालों को बाकायदा लौटानी होगी, लड़के वालों को। ठीक है, और लड़के वाले अगर ऐसा नहीं करते, इसका उल्लंघन करते हैं, तो उसे 3 वर्ष की सजा दी जाएगी। तीनों धाराएं अच्छे से याद रखें। अगला क्वेश्चन है कि दहेज निषेध अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? 20 मई 1961, 1 जुलाई 1961, 11 मई 1961 और 15 अगस्त 1962। कब है? 20 मई 1961, 1 जुलाई 1961 और 11 मई 1961 और 15 अगस्त 1962। तो इसका आंसर है 20 मई 1961। कब कब राष्ट्रपति की मंजूरी मिली? 20 मई 1961। लागू कब किया गया? तो 1 जुलाई 1961। ठीक है, याद रखें। अगला है कि जो दहेज निषेध या प्रतिषेध अधिनियम है उसमें कुल कितनी धाराएं हैं, पूछा जा सकता है पेपर में। ऑप्शन है 8, 9, 10, 12। तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 में कुल 10 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 10 धाराएं हैं। दहेज निषेध या प्रतिषेध अधिनियम 1961 की कौन सी धारा में दहेज की परिभाषा की बात कही गई है? याद रखें, दहेज की परिभाषा की बात किस धारा में कही गई है? धारा 1, धारा 2, धारा 5, धारा 4। तो धारा 2 में किसकी बात कही गई है? दहेज की परिभाषा की बात कही गई है, याद रखें। अगला है दहेज लेने या देने के लिए दंड का प्रावधान। जो भी दहेज लेता है या जो दहेज देता है, दोनों के लिए पनिशमेंट की बात कही गई है। किस धारा में बात कही गई है? धारा 1, धारा 6, धारा 3, धारा 7। तो दहेज लेने वाला और दहेज देने वाला दोनों अपराधी हैं, तो इसकी बात कही गई है धारा 3 में। किस में बात कही गई है? धारा 3 में। दहेज मांगने के लिए दंड की चर्चा। ठीक है, दहेज, अगर कोई दहेज वहां पर था लेने और देने वाला, अगर यहाँ पर कोई दहेज मांगता है तो उसके लिए पनिशमेंट की बात किस धारा में कही गई है? धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7। तो दहेज मांगने के लिए दंड की बात जो कही गई है वह धारा 4 में कही गई। किसमें कही गई है? धारा 4 में। दहेज विज्ञापन, जो भी दहेज से जुड़े हुए विज्ञापन हैं, इनको अगर कोई बढ़ावा देता है या दहेज विज्ञापन चलाता है तो उस पर रोक की बात कही गई कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। दहेज को बढ़ावा देने वाले जो विज्ञापन हैं उनके प्रतिबंध की बात कही गई कि इन पर रोक लगाई गई। किस किस धारा में बात कही गई? धारा 4, धारा 4A, धारा 9, धारा 8। तो दहेज विज्ञापनों पर प्रतिबंध की जो बात होती है वह धारा 4A में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दहेज लेने या दहेज देने के लिए करार शून्य होना किस धारा में है? तो पहले तो इसे समझिए, यानी कि मान के चलिए कि जो लड़के वाले थे, ठीक है, लड़के वाले और यहाँ पर लड़की वाले, इन दोनों के बीच में बॉन्ड हुआ। क्या बॉन्ड हुआ? ये करार हुआ कि शादी से पहले हम तुम्हें 10 लाख दे रहे हैं और हम एक ऐसा करार कर रहे हैं, मतलब आपके साथ बॉन्ड कर दे रहे हैं कि शादी के बाद हम आपको 10 लाख और दे देंगे। ठीक है, तो अब शादी हो गई। अब लड़के वाले कहते हैं लड़की वालों से कि लाओ भाई 10 लाख रुपए और दो। तो वो कहते हैं कैसे 10 लाख रुपए? यहाँ पर तो ये जो करार किया था, ये जो आपने बॉन्ड किया था, वो कैसा हो गया? शून्य हो गया। अब आप इसे कोर्ट में या कहीं न्यायालय में कहीं भी आप इसको क्या नहीं कर सकते? चैलेंज नहीं कर सकते कि भैया हमारी तो 20 लाख में बात हुई थी, 20 लाख दहेज चाहिए था, 10 लाख पहले 10 लाख। तो वैसे बॉन्ड जो होते हैं वो क्या माने जाएंगे? शून्य माने जाएंगे। किस धारा में बात कही गई है? धारा 4, धारा 5, धारा 6 या धारा 7? तो जो करार शून्य होने की बात जो कही गई है वह धारा 5 में बात कही गई। ठीक है, चलिए अब वन लाइनर तरीके से हम जो धाराएं हैं, टोटल 10 जो धाराएं हैं, उनको वन लाइनर तरीके से थोड़ा थोड़ा इसका रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं धारा 1। तो धारा 1 में क्या है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ की बात कही गई है। धारा 2 में दहेज की परिभाषा की बात कही गई है। धारा 3 दहेज लेने या दहेज देने के लिए दंड की बात कही गई है।
धारा 4 दहेज मांगने वाले के लिए दंड के प्रावधान की बात कही गई है। धारा 4A यहाँ पर जो दहेज विज्ञापन है उन पर पाबंदी की बात कही गई है। धारा 5 दहेज लेने या देने के लिए करार का शून्य होना। अगला है धारा 6। धारा 6 क्या कहती है? दहेज का उसकी पत्नी या वारिसों के लिए फायदे का होना। धारा 7 अपराधों का संज्ञान। धारा 8 अपराधों का कुछ प्रयोजनों के लिए संज्ञेय होना तथा जमानतीय और असमनीय होना। ठीक है, तो ये जो अपराध है ना दहेज अपराध, ये गैर जमानती है, जमानत भी नहीं मिलती है इसमें, याद रखें। ठीक है, और धारा 9 में नियम बनाने की शक्ति, और धारा 10 राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। ठीक है, तो ये टोटल 10 धाराएं हैं जिनको हमने आपसे डिस्कस किया है। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं करते हो, गलत बात है भाई। वीडियो को लाइक किया करो, दोस्तों में शेयर किया करो जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे कंपटीशन नहीं बढ़ता है, थोड़ा सा सपोर्ट करो दोस्तों का, और हमें भी सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलिए मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।